ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So it is question number 26. Now if you look at the question, it is talking about part 18 of the constitution. Now if it is part 18 of the constitution, if you see कैसे है, it is about the proclamation of a financial emergency under article 360 must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue. हाँ भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है. सेकेंड इज दैट अनलाइक द नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी क्या, अनलाइक द नेशनल इमरजेंसी देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. हाँ भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तो क्या होता है, दैट इसका कोई एक्सटेंडेड पीरियड नहीं है. जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या होता है कि इट हैज टू बी एक्सटेंडेड लाइक 1 ईयर एट अ टाइम. ठीक, हर 6 महीने पे फिर से बैठेगी और उसको 1 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं प्रिस्क्राइब्ड है. So this statement is correct. Next is that during financial emergency, the president can issue directions. अच्छा, president can issue directions for the reduction of salaries, allowance and allowance of Supreme Court and High Court judges. अच्छा, इस particular time पे देखो क्या होता है, सबके salaries, सबके pensions, सब में reduction हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा serious emergency situation होती है. तो this statement is also correct. Next is a proclamation of president's rule. ठीक है, now it is talking about your president's rule under article 356. देखो, emergency से related जो articles हैं वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Can be extended beyond 1 year. ठीक है, only if a national emergency is in operation and the election commission certifies the difficulty in holding elections. Now if you see, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि इलेक्शन कमीशन है भाई. इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि वहां पे एक स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है. नाउ इफ दैट हैज टू बी एक्सटेंडेड, तो देयर हैज टू बी अ कंडीशन दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर. उसको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है. लेकिन कब, जबकि किसी न किसी जगह पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करता है कि यहां पे अभी प्रेजेंटली इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जा सकता है. द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट्स रूल है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27 says that consider the following statement regarding the procedure of constitutional amendment. देखो, constitutional amendment कौन से आर्टिकल के अंडर में होता है, it is under article 368. ठीक, amendment का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का चेंज करना, किसी आर्टिकल को इंसर्ट करना, किसी आर्टिकल को डिलीट करना या किसी आर्टिकल को चेंज करना. ओके, सो नाउ इट सेज दैट एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड. देखो, एक अमेंडमेंट बिल है, उसको इनिशिएट किया जा सकता है. ठीक है, इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, देयर हैज टू बी द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, क्या वो दोनों हाउसेज में लाया जा सकता है या सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है या सिर्फ राज्यसभा में? नहीं, इट कैन बी ब्रॉट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ले जाया जा सकता है. नेक्स्ट इज द बिल डज नॉट रिक्वायर. देखो, यहाँ पे वर्ड है डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन. यस, ऑफ कोर्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन फॉर इट्स इंट्रोडक्शन. ठीक, नेक्स्ट इज दैट इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस, यानी कि अगर फेडरल प्रोविजंस यानी कि जो स्टेट की पावर है उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज करने के लिए
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आती है, देन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय स्पेशल मेजॉरिटी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ था, बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो है ना स्पेशल मेजॉरिटी, यही गलत हो गया है। सब ठीक था कि हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए होता है, हाँ स्टेट से पूछना होता है, रेटिफाई करना होता है, सब ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे लिखा हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी, नहीं, इट इज योर सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सो दिस बिकम्स रॉन्ग। जैसे ही अपना थर्ड गलत हो जाता है, ये देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक, वी आर लेफ्ट विथ दीज टू। नाउ नेक्स्ट इज, हमें फोर्थ पढ़ना पड़ेगा, द प्रेसिडेंट must give his assent to the constitutional amendment bill and can neither withhold his assent nor return the bill for the reconsideration। ठीक है, सो अब क्या हुआ है कि यहां पे क्या है कि जो जो ये है, क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है, आफ्टर 24th, देखो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हुआ था, आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये प्रोविजन ले आया गया था। दिस वाज द प्रोविजन दैट कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है, इट इज नेसेसरी फॉर हिम, इट इज नेसेसरी दैट ही शुड गिव हिज एसेंट। वो अपने एसेंट को रोक नहीं सकता है, विदहोल्ड नहीं कर सकता है, बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, ही कैन डू नथिंग, ही हैज टू गिव हिज एसेंट। बहुत सिंपल है। सो दिस इज अपना जो है ये सही ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन। चलो, that is question number 28. Now question number 28 with reference to the right to freedom of religion, it is article 25 से लेकर के article 28 तक। ठीक है, देखते हैं what it is। It says that article 25, ठीक है, which is with respect to propagate, profess and practice your religion, it says that the protects the individual religious freedom, where article 26 protects the collective freedom of the religious dominations। ठीक है, where article 26 collects the religious dominations। ठीक है, तो अपना जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, क्योंकि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड बात होती है और ये एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक, यानी कि वी कैन बेसिकली what we can do, what is conscience? Conscience is the way in which we can mold our relationship with God or its creation। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई अलग, जैसे कोई रिवर्स के साथ किसी को कोई डेटी माना हुआ है, तो एवरीबडी इज फ्री। सो conscience and the right to freely profess, practice and propagate religious subjects to the public, and it is subject to the to public order, morality and हेल्थ। सो हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 27। नाउ आर्टिकल 27 व्हाट इट डज, आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम लेविंग एनी फी। देखो यहां पे क्या है, इट प्रोहिबिट्स एनी टू लिविंग एनी फी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखो यार यहां पे दिस इज रॉन्ग दैट फीस के लिए इशू नहीं है, इट वॉज रिलेटेड टू टैक्सेस। सो फीस का जो इशू है, फीस का इशू नहीं था। ठीक, सो फीस का इशू नहीं था। अगर हम थर्ड ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देते हैं, इफ यू सी, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, फिर हमें क्या मिलता है, ऑप्शन ए, एंड देयरफॉर इट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. So question number 29, consider the following statement regarding the union and its territory under part 1 of the constitution। ठीक है, union and its territory, article 1 describes India, that is Bharat, as a federation of states rather than the union of states। नहीं, it has defined that India is the union of states with a strong center, it is not the federation of states unlike America। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, तो ये देखो ये और ये एलिमिनेट हो जाता है। ओके, सो दो और तीन ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। उसके बाद बचा हमारा चौथा देखते हैं। अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 altering the state boundary requires an amendment of the constitution under article 368। नहीं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
for article under article 3 is not considered a constitutional amendment under article 368. तो हमारा ये जो फोर्थ है, ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. See, it talks about vulnerable groups. National Commission for Vulnerable Groups consider the following. ठीक है, सो क्या कह रहा है कि द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देखो वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड अगर बात है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आएगा. was created as a distinct constitutional body by 89th Constitutional Amendment Act. ठीक है, आगे देखते हैं. The Constitutional Commission for Backward Classes was conferred by the constitutional status guaranteed under 338B by 102nd Constitutional Amendment Act. ये भी बात ठीक है. Next is the Commission for Minorities is a constitutional body established under Article 350 of the Indian Constitution. देखो यहाँ पे ना द ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. एंड देयरफॉर हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट के गलत होते ही क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. यस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होगा, देखो नेशनल वर्ड भी आ रहा है, कमीशन वर्ड भी आ रहा है, तो नेशनल और कमीशन अगर दोनों वर्ड आ रहा है तो हमारा दिमाग क्या बोलेगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट देन इट इज नॉट सो, इट इज नॉट अ केस. सो देयरफॉर हमारा ये जो है ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now it is question number 31. If we see the President of India, देखो क्या कहता है, it is related to the assertion or reasoning type questions है ये. ठीक है, so it is that the President of India cannot exercise the pocket veto in respect of the constitutional amendment bill. ठीक है, 24th constitutional amendment से क्या बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी फॉर हिम, देयरफॉर मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. यस, ये बात एकदम सही है और ये इसका सही रीजन है, तो अपना ऑप्शन ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यस, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 32. लेट्स सी. Question number 32, according to this, it says that assertion, क्या है assertion? That राज्यसभा, देखो क्या है, it talks about राज्यसभा. देखो राज्यसभा, ठीक है, so राज्यसभा has no power to vote on demands for grant presented in the parliament. Okay, ठीक है, so क्या है, क्या इसका रीजन कह रहा है, इसका रीजन कहता है that the council of minister is collectively responsible to Lok Sabha alone under article 75(3) of the constitution. भाई बात एकदम ही सही है, क्योंकि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर. इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर फ्रॉम वेयर, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये जो पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा लिया जा रहा है, और ये जो एक्सपेंडिचर है ये कहां पे डिस्कस किया जाएगा, किस जगह पे डिस्कस किया जाएगा, जहां जो कि पॉपुलर हाउस होगा. एंड विच इज द पॉपुलर हाउस? लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस. पॉपुलर हाउस इन द सेंस वेयर पीपल आर डायरेक्टली इलेक्टेड देयर, क्योंकि राज्यसभा में पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 33. Okay, so question number 33. It says that ordinance. देखो ordinance क्या होता है? Ordinance is basically a power जबकि the houses are not there in session. So when houses are not there in session, who is gonna make the law? Who is gonna pass a bill? So the president or the governor has an option of ordinance. In that they can promulgate an ordinance. It says that an ordinance promulgated by the president under article 123
under Article 123 has the same force and effect as an act of parliament but is not a parallel power of legislation. Yes, देखो ये लॉज बनाया तो जा सकते हैं बट इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ द लेजिस्लेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कुछ समय के बाद जब पहली सिटिंग बैठेगी ना, देन within few days what they have to do, within few days इनको क्या करना होता है, इनको पास करना होता है. इसका रीजन देखो क्या कहते हैं. इसका रीजन है द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन. ठीक है भाई, और when either of the house of the two house is not in session. ठीक है, तो अपना जो A है वो करेक्ट ऑप्शन है. Let's move to the next question, which is question number 34. See. Okay, now question number 34. Question number 34 says that it is related to the governor of the state. See, it is related to the governor. The governor of the state cannot be removed. हटाया नहीं जा सकता. Cannot be removed from the office before the expiry of 5 years of the term without assigning any valid cause. नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो असर्शन है, ये अपने आप में गलत है. क्यों? क्योंकि जो गवर्नर है ना, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये काम करता है. तो अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करने का क्या मतलब है? ही कैन बी रिमूव्ड विदाउट एनी वैलिड रीजन एंड देयर इज नो एज सच अ प्रोसेस टू रिमूव इट. बस प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई गवर्नर, यू आर नॉट गवर्नर फ्रॉम टुमारो, आई वांट समबडी एल्स टू बी देयर इन द ऑफिस एंड देयरफॉर ही कैन बी रिमूव्ड विद दिस रीजन आल्सो. राइट, लेट्स अभी क्या होता है कि इसमें जब पहला गलत है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इज फॉल्स but R is true. This is your correct answer. Let's move to the next question. It is question number 35. Okay, now question number 35 says, question number 35, it is related to your fundamental rights. अच्छा ठीक है, fundamental rights under article 20. ठीक है, so under article 21. ठीक है, so 20 and 21 क्या कहता है? It cannot be suspended during the operation of national emergency under article 352. Yes, of course. Only these two rights are the one जो कि national emergency के टाइम पे article 20 and article 21 cannot be suspended. It is that 44th Constitutional Amendment Act 1978, Article 359 to safeguard the right to protect in respect of conviction of offense and protection of life and personal liberty during emergencies. देखो क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो प्रोविजन है ना, ये कहां से इसको ऐड किया गया था? इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ऐसा क्यों हुआ था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्यों ले आया गया था? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था तो उसमें बहुत सारे राइट्स छीन लिए गए थे क्योंकि वो इमरजेंसी के टाइम पे ले आया गया था. ओके, सो हियर इज दिस इज आवर करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 36. देखो यहां पे क्या है? इट इज रिलेटेड टू योर को वारंटो. व्हाट इज को वारंटो? को वारंट इज रिलेटेड टू द रिट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए. सो क्या कहते हैं कि द रिट ऑफ को वारंटो कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन. अच्छा, को वारंटो किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन द्वारा अवेल किया जा सकता है, कैन बी एंड नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीव्ड पार्टी. ठीक है, इसका रीजन क्या है? को वारंटो इज इशूड टू प्रिवेंट इलीगल अबसर्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ लॉफुल गवर्नेंस. ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम ही सही स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि देखो को वारंटो का बेसिक मतलब क्या होता है? अभी अचानक से कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि अपने पावर का अब्यूज करने लग गई. लेट अस से पुलिस इज देयर एंड पुलिस स्टार्ट्स गेटिंग इनटू योर होम बाय रशफुली एंड स्टार्टेड सर्चिंग इट. देन व्हाट विल हैपन? एंड पुलिस हैज बेसिकली सेट यू असाइड
एंड हैव सेड दैट नोबडी कैन गो आउट फ्रॉम योर रूम, और ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से सर्च होने लग गया, तो फिर क्या होगा? क्या ये पुलिस लीगली ऐसा ऑब्जर्व तरीके से कर सकती है? नहीं, उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? कोर्ट से परमिशन की जरूरत होगी, वारंट की जरूरत होगी। सो ये जो को वारंटो है ना, इसका जो मतलब होता है, इस रिट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, that Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution. ठीक है, so 1/3 of its member retire every second year as prescribed in the Representation of People's Act 1951 pursuant to आर्टिकल 83 क्लॉज 1। देखो क्या होता है कि दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, नाउ अब क्या है कि राज्यसभा जो है वो पूरी तरीके से कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साथ सारे के सारे मेंबर्स रिटायर नहीं होते हैं, एक साथ सारे के सारे मेंबर्स इलेक्ट नहीं होते हैं, एक साथ सारे के सारे मेंबर्स को हटाया नहीं जा सकता, ये बात है। लेकिन इसमें कहा है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स, लेकिन दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज नॉट द रीजन, क्योंकि ये जो है ना, ये जो रीजन है ये इसके वाई का आंसर नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर ये जो है both option A and R are true, but R is not the correct explanation of A. So option number B is the correct option. Let's move to the next question. Okay, यहाँ से देखो question number 38. How it says? It says that in India a person who is a member of either house of the parliament can be appointed as the prime minister. ठीक है, हु इज नॉट, देखो यहां पे नॉट वर्ड है, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन क्या उससे वो अपॉइंट किया, क्या उसे अपॉइंट किया जा सकता है अबाउट कि उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा सकता है या उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है? द आंसर इज yes, बनाया जा सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स एन इंडिविजुअल टू होल्ड मिनिस्ट्रियल ऑफिस फॉर 6 consecutive months without being an MP during which they must be elected to either house of the parliament। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंडर में क्या होना चाहिए? 6 महीने के अंडर में उस व्यक्ति को अपना जो है ही शुड बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, इट सेज दैट द एडवाइस टेंडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to the president cannot be inquired in any court of law under article 74 clause 2। so ये तो बस एडवाइस है ना, so it cannot be under, ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। अब नेक्स्ट है, कहता है कि SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया in 1994 the Supreme Court ruled that while the advice itself is immune from the judicial review and scrutiny, the material on the basis of which the advice is given is subject to judicial review। देखो ये बात ये भी सही है, ये बात एकदम सही है, ऐसा हुआ था, लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है, दिस इज नॉट द रीजन। therefore what is there? this is option number B, right? now let's move to the next question. question number 40 को देखते हैं। ठीक है, assertion the fundamental rights are absolute and sacrosanct in nature। देखिए, fundamental rights are not absolute and sacrosanct in nature and they are subject to reasonable restrictions। तो देखो क्या है कि R अपना false हो जाता है, अपना A जैसे ही false होता है D ऑप्शन आ जाता है। let's move to the next question। question number 41, if we see what is there, the Supreme Court of India is designed as the court of record, is designated as the court of record under article 129। अब क्या कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? द जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड for the
perpetual memory and testimony, and it has the power to punish the contempt of court for itself. ठीक है भाई. So ये जो चीज है ये एकदम सही बात है और ये इसका सही explanation है. So this is correct and this is the correct explanation for it. Now next, let's move to the next question. It is question number 42. It says that a money bill can only be introduced in Lok Sabha on the recommendation of the president. ठीक है भाई. Next is the Lok Sabha is a directly elected chamber of the parliament representing the popular sovereignty of the Indian people. So this is something, because of this is not the case. It is because the constitution has basically provided. हाँ, ये बात एकदम सही है, ये भी बात एकदम सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है. So this is option B. Now next, move to the next question. It is question number 43. It says that the governor has the power to reserve certain bills. Governor has the power to reserve certain bills for the consideration of a president under Article 200. Under Article 200. Okay. आगे देखते हैं कि if a bill is passed by the state legislature endangering the constitutional provision of the high court, ये statement एकदम सही है, of the high court, reservation of the presidential consideration is mandatory. हाँ, इस चीज के लिए ये एकदम ही मैंडेटरी हो जाता है. सो अब यहां पे क्या है कि ये मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 44. इट सेज that the directive principles of the state policy are non-justiciable in nature. Yes, they are non-justiciable in nature, and therefore this is the correct answer, the correct option. Next is the framers of the constitution recognized that the nascent of Indian state lacked the immediate social economic resources required to enforce this affirmative social economic claims. ये बात एकदम सही, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि सारे के सारे डीपीएसपीज इंप्लीमेंट किए जा सकें. देयरफॉर इसको क्या किया गया, इसको ये बनाया गया दैट इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, और हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 45 says, see, it says the basic structure doctrine limits the amending power of the parliament under Article 368. It limits the amending power of the parliament. Next is in Keshwananda Bharti case, the Supreme Court ruled that Article 368 confers the constitutional power to amend the constitution but does not guarantee the power to abrogate और डिस्ट्रॉय इट्स कोर आइडेंटिटी. ये जो चीज है ये एग्जैक्टली इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये जो चीज हुई थी ये केशवानंद भारती केस में हुई थी और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी इसी चीज को डिफाइन करती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू योर मैच द कॉलम. लेट अस सी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46, मैच द कॉलम. लेट्स सी. इट सेज, देखो, देयर आर सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर आर core principles related to it. There are landmark judgments and core principle related to it. Okay, so first is your Keshwananda Bharti case. So Keshwananda Bharti case was related to your doctrine of basic structure. देखो, basic structure doctrine से related है. ठीक है. मेनका गांधी case, it was related to your मेनका गांधी case. So कहाँ गया? ठीक है. So केस पुट्टास्वामी केस D. So D is your केस पुट्टास्वामी केस which is your right to privacy. ये मैंने आपको अभी बताया था, केस पुट्टास्वामी केस. So it is related to your right to privacy. तो A का 4 और D का 3. चलो, A का 4 कहाँ पे है? A का 4 and D का 3. और D is the correct answer. C. Now let's move to the next question. This is the right one. ठीक. Now question number 47. देखो, 47 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, आर्टिकल्स हैं और इनका सब्जेक्ट मैटर और फंक्शन है कि कौन से आर्टिकल से क्या है. ठीक है. सो दिस इज
अभी क्या है कि आर्टिकल 148, सो आर्टिकल 148 इज रिलेटेड टू योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई हैव टोल्ड यू, ये याद करना है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 हम अभी ही प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था। आर्टिकल 263 क्या था? आर्टिकल 263 वाज रिलेटेड टू योर इंटरस्टेट काउंसिल, और आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस कमीशन, एंड आर्टिकल 350 इज रिलेटेड टू योर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो आता है करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और यहाँ पे की एनेक्टमेंट्स है कि इससे क्या हुआ था, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1858, या 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था कि देयर वाज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया था? लोअरिंग द वोटिंग एज किया गया था। सो ए का 3, सो ए का 3 कहां पे है? इन दोनों में से, तो ए का 3, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, सो ए का 3, एंड देन बी का 2, सो बी का 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now 86 constitutional amendment, it was related to education, I have already told you, it was related to education. 101, it was related to your GST, ठीक है। Now let's move to the next question. It is question number 49, ठीक है। It is schedules of the Indian Constitution, list 2 क्या है? देखो शेड्यूल है यहाँ पे और सब्जेक्ट मैटर है। व्हाट इज द शेड्यूल? देखो सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। इसको याद करने का क्या तरीका है? शेड्यूल्स को टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हम इस तरीके से याद करते हैं, हमने क्लासेस में भी आपको बता रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल यानी कि your second schedule, TE, E is your emoluments and affirmations, कहाँ गया? Your salaries, allowances and तो A का है 4, next is your B, B is your third, तो TEA, A is your affirmations and oath, कहाँ है affirmations and oath? This is your A. Fourth is your allocation of seats in राज्य सभा, TEAR, R का मतलब है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू योर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट, स्टेट रिलेटेड टू योर ATM हैज नो मनी, ATM हैज नो मनी, हम ऐसे इसको याद करेंगे इन स्टेट्स को, ठीक। तो A का क्या है? 4 है, तो भाई A का 4 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बी का क्या है? बी का है 1, बी का 1, बी का 1, ठीक है। सी का क्या है? सी का 2 है, सो सी का 2 हमारा ये है करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी एंड योर रिलेटेड टू द रिमूवल प्रोसीजर, ठीक, कि इसको कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा। ओके, तो क्या को कैसे हटाया जाता है? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज, यस ऑफ कोर्स ही गेट्स दैट काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे हटाया जाएगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को हटाया जाएगा बाय प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट मैटर्स, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करके हटाया जाएगा। फिर स्टेट एडवोकेट जनरल को कैसे हटाया जाएगा? स्टेट एडवोकेट जनरल वो विल बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर ड्यूरिंग द प्लेजर विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी, स्टेट एडवोकेट जनरल। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल को भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे हटाया दिया जाता है। नेक्स्ट इज योर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, chairman of UPSC will be the president on proved misbehavior after the inquiry of the Supreme Court under Article 145, and therefore our option A is the correct answer. So therefore we have seen, we have discussed throughout ups and downs, हमने सारे के सारे टॉपिक्स को लगभग कवर अप किया, पार्लियामेंट को कवर अप किया, स्पीकर को कवर अप किया, टाइप्स ऑफ बिल्स को कवर अप किया। तो
हमें ने ये चीज देखनी है कि हम किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं और किस तरीके से अपना टाइम सेव करके पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.